हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? जैसे कि अपन पिछली क्लास में अपन ने आरवी को रिप्रेजेंट कर दिया था कंप्लीट को। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की सारी अपन डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट है वो ये कहती है कि यदि किसी भी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एज ए मैं एग्जांपल से लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास में डेल इक्वल यदि कोई भी डिटर्मिनेशन है 1 2 3 1 4 1 3 2 1। ओके स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेशन है मेरे पास में और यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि यदि माना कि इसका वैल्यू 10 है। ठीक है, और अब जो प्रॉपर्टी कह रही है ये कह रही है कि किसी भी सारणी के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ डेल बराबर, यानी कि ये जो मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकंड रो है, ये मेरा थर्ड रो है। तो इस फर्स्ट रो को, ये जो R1 है मेरा, इस फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में, कॉलम फर्स्ट में शो करूंगा तो 1 2 3, सेकंड रो को 1 4 1, थर्ड रो को 3 2 1। इस प्रकार से मैं शो आउट करता हूं। तो इसका वैल्यू यदि 10 है तो इसका वैल्यू भी 10 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड P2। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये कहती है कि किसी भी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाता है या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ जैसे कि डेल इक्वल मेरे पास में एज ए एग्जांपल से मैं बात करता हूँ, जैसे 1 4 1 3 2 1 5 4 2 3। ठीक है, मान लेते हैं इसका वैल्यू 20 है। तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को मैं आपस में एक्सचेंज करता हूं तो मेरे पास में डेल का वैल्यू है वो माइनस का 20 फाइंड आउट होगा। तो यहां से मैं बात करूं, ये R और ये R1 हो गई, ये R2। तो R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह एक्सचेंज करता हूं तो 3 2 1 1 4 1 4 2 3 आपस में मैंने एक्सचेंज कर दिया तो इसका वैल्यू है जो -20। जरूरी नहीं स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये दो रो को आपस में एक्सचेंज कर दिया, जरूरी नहीं आप R1 और R2 को ही एक्सचेंज करो। R1 R2 और ये हो गया आपका R3, तो आप R1 और R3 को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, आप R2 और R3 को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप रो को ही चेंज करो, आप कॉलम को भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉलम है ये मेरा, ये सेकंड कॉलम है और ये मेरा थर्ड कॉलम है। तो जैसे मैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में एक्सचेंज कर दूं या सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में एक्सचेंज कर दूं या फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में एक्सचेंज कर दूं तो मेरा सारणी का जो मान होगा वो माइनस का प्राप्त होता है। जैसे इसका मान प्लस का 20 आ रहा है तो इसका मान माइनस का 20 प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, बात कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी मेरी ये कहती है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ सर्वसम होते हैं तो सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। एज ए अपन एग्जांपल से बात करें तो एग्जांपल ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 3 का कि यदि मेरे पास में कोई भी दो रो या दो कॉलम सर्वसम, सर्वसम एक वर्ड आया है तो इसको बोलते हैं समान। तो यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 1 2 इस प्रकार से है तो हमेशा इसका वैल्यू 0 फाइंड आउट होगा। कैसे? क्योंकि ये मेरा R1 और ये मेरा R2 दोनों क्या है, समान है, तो वैल्यू 0 हो सकता है। मे बी पॉसिबल अदर एग्जांपल लेता हूँ,
डेल इक्वल कॉलम भी हो सकते हैं दो, तो जैसे 1 2 4 3 2 1 1 2 4। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से मेरा ये फर्स्ट कॉलम और ये मेरा सेकंड कॉलम दोनों सेम है मेरे पास में, C1 और C3 सेम है, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 फाइंड आउट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी k से गुणा कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं विथ एग्जाम्पल पढ़ता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 को। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है आपको, लैंग्वेजली मैंने बोल ही दिया है आपको, अब मैं आपको न्यूमेरिकली समझा रहा हूँ। डेल इक्वल यदि आपके पास में 1 2 4 2 3 1 1 2 5, सपोज दैट मान लेते हैं इसका वैल्यू 20 है, ठीक है। ये जो वैल्यू पर बेटा फाइंड आउट करवा रहा हूँ, ये जो वैल्यू बता रहा हूँ एज ए सपोज दैट मान के बता रहा हूँ, मैं एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता रहा इसका, सपोज दैट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे डेल इक्वल 20 आ रहा है, तो ये ऐसे बोल रहा है कि आप यदि इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम को कोई कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मान जो फाइनल वैल्यू है उसको भी उसी कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ऐसे मैं बात करता हूँ, ये मेरा जैसे फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डेल इक्वल इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 6 3 और 2 3 2 4 1 5, ये एच, ठीक है। तो यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने C1 को, तो ये जो फाइनल आंसर है इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 60 फाइंड आउट हो जाएगा। जरूरी स्टूडेंट आप C1 को मल्टीप्लाई करो, आप R2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी कांस्टेंट राशि से, जैसे कि R2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मेरा फाइनल वैल्यू है, जो फाइनल आंसर है वो भी मेरा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 100 मेरा आंसर फाइंड आउट होता है। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 है। 5 प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में 2 पद हों तो सारणी को उसी कोटि के 2 अन्य सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज भी कम समझ में आ रहा है तो मैं न्यूमेरिकली समझा रहा हूँ आपको हर एक चीज को, ठीक है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। डेल इक्वल यदि मेरे पास में एज ए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे a प्लस बी बी सी बी प्लस सी डी ई ए प्लस बी बी ए, इस प्रकार से यदि मेरे पास में कोई क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अपन जब चैप्टर करेंगे तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे अपने पास में। तो मैं ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपका 2 एलिमेंट में डिवाइड है आपका, जैसे देखो ये a प्लस बी, ये फर्स्ट जो कॉलम है मेरा a प्लस बी प्लस सी a प्लस डी, इस प्रकार से आ रखा है। तो यहाँ से मैं इसको शो ऑफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट लेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट लेंगे तो a b a, इसका a इसका b और इसका a, और बाकी दो को एज इट इज लिखूंगा मैं, तो b d b c e a। ओके स्टूडेंट्स, अब बीच में साइन है अपने पास में प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस डिनोट करता हूँ। अब इसके बाद में जो सेकंड एलिमेंट है इसको शो करूंगा, तो सेकंड एलिमेंट मेरे पास में क्या है, b c d b d b c e a, ये मैंने शो। ओके स्टूडेंट्स, यदि मेरे पास में यहाँ पे प्लस की जगह यदि माइनस फाइंड आउट होता है तो यहाँ पे इस प्लस की जगह मैं क्या लगा दूंगा, माइनस शेप कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, जरूरी मेरे पास में कॉलम ही एलिमेंट्स 2 भागों में डिवाइड हो, ये मेरे पास में रो में भी हो सकता है। यदि रो में 2 भागों में डिवाइड होगा, a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी, यहाँ c प्लस ए, और इसी प्रकार से ये, तो एज ए एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट लेता हूँ, रो वाला भी आपको बता देता हूँ। तो डेल इक्वल यदि है आपके पास में a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, और यहाँ पे a c a, यहाँ आ गया b c a, इस प्रकार से भी है मेरे पास में। तो डेल इक्वल मेरे पास में वही 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 भाग में इसके करता हूँ, तो 2 भागों में किस प्रकार से डिवाइड होगा, एक हो जाएगा ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा
ए ए बी, बी सी सी, सी ए ए। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद में ये सेकंड वाले एलिमेंट्स, ये सेकंड वाले एलिमेंट्स, ये सेकंड वाले एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए बी, सी सी सी, ए ए। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपन डिनोट करते हैं। यदि मेरे पास में क्या हो, यदि एलिमेंट्स मेरा रो में भी आ सकता है 2 भागों में और कॉलम में भी 2 भागों में आ सकता है, तो दोनों को क्या करूंगा मैं अलग अलग से डिनोट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी 6, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। स्टूडेंट्स, ये अपना लैंग्वेज भी था। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं आपको न्यूमेरिकली समझाता हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, आपको एज ए जो बात बोल रहा है क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी में बेटा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, ठीक है। इस प्रकार से मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होता है अपने पास में प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में दे रखा है डेल इक्वल, यदि मेरे पास में 1 2 4 2 3 1 1 3 5, इस प्रकार से डिनोट कर रखा है मेरे को डेल इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लो इसका वैल्यू मेरे पास में 50 फाइंड आउट होता है, 50 आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि यदि आप किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम को ऐड करते हो किसी भी कांस्टेंट राशि से, ठीक है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं डेल बराबर, जैसे कि मैं ये C1 हो गया मेरा और ये C3 हो गया, C3 को मैं जैसे 3 से गुणा करके और C1 में जोड़ रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो मेरा नया सारणिक आएगा वो क्या होगा, इसको मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ तो 4 3 12 और 1 13, इसको 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 4 और 2 6, यहाँ 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 20 और 1 21, बाकी एजिटिज हो जाएगा आपका 4 1 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरा नया डिटर्मिनेशन आ गया। क्या किया मैंने, इस C1 में C3 को कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसा करने पर जो मेरा सारणिक का मान है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि पहले 50 था तो अभी भी कितना आएगा मेरे पास में 50 ही फाइंड आउट होता है, 50 ही इसका मान प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 मेरी ये कहती है कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति की अवयवों के सैकंडों के गुणनफल का योग हमेशा 0 प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, ये आपका लैंग्वेज भी था, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 को मैं न्यूमेरिकली समझाता हूँ। ये डेल बराबर, जैसे कि मेरे पास में कोई सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस प्रकार से मेरे पास में डेल इक्वल है। तो जैसे कि इसका वैल्यू मान लिया अपन ने कैपिटल D फाइंड आउट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे किसी के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने जो पहली वाली प्रॉपर्टियां सारी की सारी बताई थी तो वो हमारे को न्यूमेरिकल सिस्टम यानी कि कोई संख्यात्मक मान रखे थे आप, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 2 1 2 3, इस प्रकार से मैंने रख के आपको प्रॉपर्टी को समझाया था, ठीक है। अब आप कुछ एक स्टूडेंट्स के माइंड में चल रही होगी कि सर आप इस वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें आप A11 A12 A13 ऐसा लिख रहे हो। स्टूडेंट्स, ये इसलिए किया है क्योंकि इसमें एक नाम आया मेरे पास में सेकंड, ठीक है। तो सेकंड थोड़ा सा इजी हो जाएगा यदि मैं जैसे A11 का सेकंड लिखूंगा, ठीक है, और जैसे यहाँ पे 1 लिखता मैं तो आपको बोलता है कि बेटा ये A11 एलिमेंट है, फिर इसका सेकंड बताता तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे बोल रही है कि जैसे A11 है A12 है A13 है, तो A11 का सेकंड आपको पता है किससे डिनोट होता है, कैपिटल ए से, तो इसका कैपिटल A11 हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं A12 का सेकंड तो क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं A13 का सेकंड कितना हो जाएगा A13 हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे बोल रहा है कि यदि पहली जो रो है
इसके एलिमेंट्स को यदि मैं सेकंड रो या थर्ड रो के सेकंडों से गुणा करके जोड़ देता हूं तो जो मेरा सारणिक का मान है वो 0 प्राप्त होगा। कैसे? जैसे मैं बात करूं A11, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि ये मेरी रो सेकंड है तो इस सेकंड रो के सेकंड क्या हो जाएंगे, इसका क्या सेकंड हो जाएगा A21 प्लस A12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा A22 प्लस A13 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा A23। तो देखो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके और सभी को ऐड कर दिया तो इसका वैल्यू कितना होगा, फाइंड आउट 0 होगा। ओके, सेम सिस्टम, जरूरी नहीं आपका कि आप इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के सेकंडों से ही गुणा करके जोड़ो, तीसरे से भी कर सकते हो। आंसर आपका कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। सेम सिस्टम सेकंड रो का भी ऐसे ही होगा। जैसे आप सेकंड रो है अपने पास में तो सेकंड रो के एलिमेंट्स को यदि आप फर्स्ट रो या थर्ड रो के सेकंडों से गुणा करके जोड़ देते हैं तो वैल्यू मेरे पास में 0 ही फाइंड आउट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये बोलती है आपको कि यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है। ये अपनी थ्योरेटिकल बात थी। अब न्यूमेरिकली मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 8 की। ये ऐसे बोल रहा है मेरे पास में कि जैसे डेल इक्वल यदि मेरे पास में है 1 2 4 3 5 6 0 0 0 या डेल इक्वल 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या डेल इक्वल 2 4 5 7 8 9 0 0 0। इस प्रकार से मेरे पास में क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे बोल रही है ये प्रॉपर्टी की यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एलिमेंट्स यदि 0 होता है तो सारणिक का मान 0 प्राप्त होगा। तो इसका वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि इसमें जो रो 3 है उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। इसका वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। इसका वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें जो C3 के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 0। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए और जो भी जिस भी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आई है